Good morning, students. So in previous video I have explained you activity 1, 2 and 3 of interpretation 1. Okay, so today we'll start with our next topic, which is interpretation 2, 3, then activity 4 and 5. Okay, so take out page number 58 and now we'll start with our reading. The road not taken is a narrative poem of 4 stanzas and is one of Robert Frost's most popular works. It's also one of the most misunderstood. The final lines, "I took the one less traveled by, and that has made all the difference," are often taken literally and interpreted to mean the poet is an individualist with a spirit of adventure. So this means जी, तो जो ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये काफ़ी ज़्यादा एक नरेटिव पोएम है जो कि 4 स्टैंजास की है और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की काफ़ी ज़्यादा फेमस पोएम में से एक है. ठीक है, एंड ये जो पोएम है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मिसअंडरस्टूड है. मीन्स लाइक जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो पोएट है मेन, उन्होंने करीब जो लेस ट्रेवल्ड वाला रोड था वो उन्होंने चूज़ किया था. बट देन ऑल्सो उनको ऐसा था कि कहीं इनको फ्यूचर में एक होप थी, एक आशा थी कि अगर मैं इस रोड को चूज़ कर रहा हूँ, पर अगर नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी मुझे टाइम मिले या अनदर डे उनको कभी टाइम मिले इन फ्यूचर, तो वो ज़रूर इस जो दूसरा जो रोड है उस पर वो ट्रैवल करना चाहते थे. ओके, एंड इसीलिए उनकी जो फाइनल जो लाइंस थी, जैसे द आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. इसीलिए उन्होंने ये जो लास्ट जो लाइन कही थी, ठीक है, ये लास्ट लाइन के बारे में उन्होंने यही कहा था कि कई बार हमें जो चीज़ें जो होती हैं हमारे ज़िंदगी में, ऐसी चीज़ें होती है कि हमें काफ़ी ज़्यादा हमारे आगे चॉइसेस होती है एंड उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना ही पड़ता है. पर ये जो डिसीजन है वो को बनाने के लिए आपको दूसरे के कहने पे चलना है, वैसी चीज़ ज़रूरी नहीं है. आप अपने दिल से पूछना चाहिए कि आपको कौन सा रास्ता जो ठीक लगता है आपको उस पर चलना चाहिए. ओके, एंड सो द and interpreted to mean the poet is an individualist with a spirit of adventure. यानी कि ये जो इसीलिए उन्होंने ये जो मेन जो पोएट जो इंटरप्रेट कर रहे हैं, इनका मेन क्या है कि कवि जो है अपनी रोमांचिक भावनाओं के साथ एक व्यक्तित्व अपनी ये बात जो है वो यहाँ पे रख रहे हैं. ठीक है, उनका जो स्पिरिट है, ठीक है, मतलब जो एडवेंचर का करने का जो उनके अंदर जो स्पिरिट है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शो किया जा रहा है. देन नेक्स्ट है, इट्स डाउटफुल डैट द पोएम हैज़ दिस मीनिंग. इसलिए मतलब काफ़ी ये जो बात यहाँ पे बोली जा रही है कि यहाँ पे पोएट जो है वो खुद ही मतलब काफ़ी डाउटफुल है. ये पोएम जो है वो भी काफ़ी डाउटफुल है. ठीक है, कि उनको चूज़ किया पर बाद में उनको मतलब था कि कभी उनको टाइम मिले तो वो फ्यूचर में भी उस दूसरे जो रोड है जो वो चूज़ नहीं कर पाए उस पर वो ट्रैवल करना चाहते थे. सो वॉट एवर डिफरेंस द चॉइस माइट हैव मेड, इट वॉज नॉट मेड ऑन द बेसिस ऑफ अ क्लियरली अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन द टू पाथ्स that opened up before the traveler. So यहाँ पे ये बोला गया कि कभी कभी हमें ऐसे कुछ चॉइसेस हमें मतलब करने पड़ते हैं जिसमें हमें भले हमें कभी क्लियरली मतलब वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती. कभी कभी वो जो हम चॉइस करते हैं अपनी लाइफ के बारे में वो चीज़ें हमें ज़्यादा करेक्ट लगती है रेदर देन द अदर choice that we have made. But यहाँ पे जो है यहाँ पे वही बात की जा रही है कि भले आपकी ज़िंदगी के बारे में आप अपने ज़िंदगी में कैसे ऑप्शंस को ओवरकम करोगे और आपको वही रास्ता चुनना चाहिए जो आपके दिल को मंजूर हो,
भले ही आपको डिफरेंट रास्ता क्यों ना चूज करना पड़े, पर हाँ, अगर वो रास्ता आपको सफलता की ओर ले जा रहा है तो आपको जरूर उसी रास्ते को चूज करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे जो ट्रैवलर है वो यहाँ पे ओपन अप बता रहे हैं। नेक्स्ट है द पोएट एडमिट्स इन द सेकेंड एंड थर्ड stanzas that both paths may be equally worn and equally leaf covered, and it is only in his future recollection that he will choose to call one of the two roads the one he took less traveled by। यहाँ पे ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट जो है हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो दो रोड्स थे उनमें से एक रोड ऐसा था जहाँ पे सभी लोग ट्रैवल कर रहे थे, पर दूसरा रोड जो था वो काफी ज्यादा ग्रेसी था। ठीक है, मतलब जो घासें हैं वो था, मतलब अनइवन सारी घास जो थी वो उग चुकी थी, और वहां पे वो इसी बात को संकेत कर रहे थे कि वहां पे कम लोग ने ट्रैवल किया हुआ था, यानी सफर किया हुआ नहीं था ज्यादा लोगों ने, इस वजह से उन्होंने उसी पाथ को चूज किया। ओके, जो लेस ट्रैवल था उसी पाथ को उन्होंने चूज किया। तो रिकलेक्शन मतलब वो सोच रहे फ्यूचर के बारे में। नेक्स्ट है द आयरनी ऑफ द पोएम लाइज इन द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट द स्पीकर हैज जस्ट टोल्ड अस अबाउट द रोड्स being the same and what he says his later claims will be Eleanor। ओके, सो यहाँ पे आयरनी का मीनिंग क्या होता है कि द एक्शन इज क्लियर टू द ऑडियंस। जो भी हम एक्शन मतलब जो भी हम ये एक्शन ले रहे हैं, इट शुड बी क्लियर टू द ऑडियंस, कि हम ऑडियंस तक क्या बात पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर मतलब ऑडियंस को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो आपको पूरा कब पता चलेगा व्हेन यू रीड दिस पोएम। ओके, सो इस पोएम से यही हमें पता चल रहा है, ये हमें बताया जा रहा है कि जो स्पीकर है वो हमें क्या बता रहे हैं कि रोड्स दोनों रोड्स जो है वो तो सेम थी, बट बाद में एक क्लेम क्या किया जा रहा है कि जो रोड्स थी, ठीक है, वो दोनों सेम तो नहीं थी, दोनों में से कोई एक रोड ऐसी थी जो ज्यादा मतलब उगी हुई यानी ज्यादा कम ट्रैवल वाली थी, और वो वहां के जो ग्रेसी अनइवन घास की वजह से पता चलता है कि वहां पे लोगों ने काफी कम ट्रैवल किया हुआ था। ओके, Eleanor Sickles, a literary critic, says the poem is about the human tendency to wobble illogically in decision and later to assume that the decision was, and after all, logical and enormously important। Adapted from Wikipedia। Okay, so यहाँ पे Eleanor Sickles कौन है? is a literary critic। इसका मतलब क्या है literary critic का? कि a person who judges and comments on the qualities and character of literary works, यानी जो भी वो पोएम जो पोएट है जो पोएम बताना चाह रहे हैं, तो वो लिटरेरी क्रिटिक इनका यही काम है कि जो पर्सन जो है वो उनको जज किया जाता है, वो कमेंट करते हैं कि वो जो पोएम जो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है वो किस बारे में है, वो अपना जजमेंट बता रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रख रहे हैं। तो उनका ये लिखना है जी, जब उन्होंने रीड किया पोएम तो उनका ये कहना है कि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन टेंडेंसी का मतलब कि ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, एक ह्यूमन नेचर है कि टू वॉबल मतलब डगमगाना। ओके, एंड इलॉजिकल इन डिसीजन एंड लेटर टू अस्यूम दैट द डिसीजन वाज और आफ्टर ऑल लॉजिकल एंड enormously इम्पॉर्टेंट। सो इसका enormously का मतलब होता है बहुत अधिक। ओके, मतलब जो हम डिसीजन ये हम बना तो लेते हैं, ठीक है, वो भी इलॉजिकल, मतलब हम ज्यादा सोचते नहीं है कि जो हमने डिसीजन एक बार ले लिया सो ले लिया, फिर बाद में हमें रियलाइज होता है कि हाँ जो हमारा डिसीजन है क्या वो सही है या क्या है गलत, तो वो बाद में पता चलता है। देन फिर उसके बाद होता है फिर हमें बहुत ज्यादा ही सोच समझ के ही हमें लॉजिकली उस डिसीजन के ऊपर हमें सोचना पड़ता है बाद में। और ये जो पूरा जो इंटरप्रेट किया हुआ है वो किसने किया, मतलब इट इज एडेप्टेड फ्रॉम द विकीपीडिया। विकीपीडिया क्या है? इट मीन्स यू कैन add, delete or revise the content, that is known as the Wikipedia। Okay, so this is the interpretation number 2। Okay, तो इसमें मेनली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ऑथर यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, इट इज
टॉक्स अबाउट द ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मेन आइडिया, यहाँ पे जो है ऑथर अपना मेन आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये सबके साथ होता है। इट ऑलवेज हैपन्स टू एवरी मैन दैट व्हेन ही हैज टू चूज फ्रॉम ऑप्शंस ही इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड लुकिंग फॉर बेटर ऑप्शन। यानी कि ये सबके साथ होता है, ये हर एक आदमी के साथ, सबके साथ होता है कि जब भी कोई डायरेक्शन या कोई भी उनको पाथ को चूज करना पड़ता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ताकि उन्हें देखना पड़ता है कि क्या जो भी हम चूज कर रहे हैं क्या वो बेटर ऑप्शन है या नहीं। ठीक है, देन उसके बेसिस के ऊपर ही उसको वो चूज करना पड़ता है। ओके, सो ये जो इंटरप्रिटेशन है वो किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है? अबाउट द ह्यूमन टेंडेंसी ऊपर फोकस किया जा रहा है। ओके, टेंडेंसी मीन्स बिहेवियर, एक ह्यूमन नेचर। नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 59। सो इन पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपने रीड किया है इंटरप्रिटेशन, उसके बारे में आपको जो भी मेन आइडिया है वो यहाँ पे आपको लिखना है। आपको समरी को बहुत ध्यान से रीड करना है अपने पूरे ग्रुप मेंबर्स के सामने, और जो भी आपने मेन आइडिया जो आपने हियर मतलब सुना है और जो इंटरप्रिटेशन 2 का आपको यहाँ पे मेन आइडिया लिखना है। तो मैंने लिखा है वंस ही चूजेस द लेस ट्रेवल्ड वन एंड लेफ्ट द अदर hoping that someday in future he will take it too. He says that the one he chose made all the difference for him. ओके, सो मेनली यहाँ पे फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है कि वो यही बताया जा रहा है कि जो उन्होंने चूज किया था लेस ट्रेवल वन, और बाद में जो लेफ्ट वाला जो दूसरा उन्होंने जो रास्ता था वो एक होप करते हुए उन्होंने वो छोड़ दिया था फॉर फ्यूचर के लिए कि कभी ना कभी जो दूसरा जो रास्ता है वो मैं ज़रूर ट्रैवल करूँगा। ओके, इसलिए वो यहाँ पे लिखते हैं सो ही चूज मेड ऑल द डिफरेंस फॉर हिम। What information does this author use to express the main idea? तो मैंने ये लिखा है कि यह the author talks about the human psychology to express or justify the main idea, and here he says that it always happens to every man that when he has to choose from options he is always confused looking for better option. This human tendency is the information that the author focuses on in this interpretation. तो जो मैंने आपको कहा वही सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। ओके, इंटरप्रिटेशन नंबर 3। अब जो इंटरप्रिटेशन नंबर 3 है ये किसमें से मतलब ये कौन से पोएट है, कौन से रीडर ने यहाँ पे किया है? डेट इज जॉर्ज मॉनिटियर। ओके, उन्होंने ये पूरा इंटरप्रेट किया हुआ है। ओके, मैनी रीडर्स हैव ओवरस्टेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द रोड नोट टेकन टू फ्रोस्ट वर्क। सो फ्रोस्ट बायोग्राफर वो हमें क्या बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रीडर्स जो है वो काफ़ी ओवर स्ट्रेस हो गए थे कि ये पोएम पर रीड करने के बाद। ओके, जो फ्रोस्ट यानी जो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने जो पोएम लिखा है वो काफ़ी सोच में पड़ गए थे, काफ़ी ओवर स्ट्रेस हो गया था उनको जिन्होंने भी ये रीड की थी ये पोएम। एंड सो इन 1914 फ्रोस्ट अराइव्ड इन इंग्लैंड। पर हुआ क्या इसके बीच में कि वो अपनी पोएम में क्या बताना चाह रहे हैं? His poem had been intended as a joke at the expense of his friend and fellow poet. यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉस्ट जो थे वो कब अराइव किया था, उन्होंने इंग्लैंड में अराइव किया था। सेटलिंग इन ग्लोस्टरशायर इज ही सून बिकेम अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एडवर्ड थॉमस। तो ग्लोस्टरशायर का मीनिंग क्या है कि ये एक कंट्री है जहाँ पे जो फ्रॉस्ट है वो सेटल डाउन हुआ। कहाँ पे आता है ये एरिया? एक कंट्री साउथ वेस्ट इंग्लैंड में। ओके, सो ही सून बिकम अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एडवर्ड थॉमस। और फिर ही उनके ये एडवर्ड थॉमस जो है वो काफ़ी इनके क्लोज फ्रेंड बन गए थे। ठीक है, बाद में क्या हुआ जब रीडर्स परसिस्टेड इन मिस रीडिंग द रोड नोट टेकन, मतलब जो रीडर्स थे उन्होंने काफ़ी ऑपोजिशन किया, उन्होंने काफ़ी मतलब इसको मिस रीड समझा उन्होंने कि द रोड नॉट टेकन, एंड फ्रोस्ट इंसिस्टेड दैट हिज पोएम हैड बीन इंटेंडेड एज अ स्लेट जेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ हिज फ्रेंड एंड फेलो पोएट।
यानी कि उन्होंने वो काफ़ी फ्रोस्ट ने इंसिस्ट किया, मतलब इंसिस्ट किया काफ़ी ज़्यादा कि ये जो पोएम है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अब उनके फ्रेंड और उनके जो उसके बीच की एक स्टोरी है, ठीक है। एंड उन्होंने क्या किया, जो रीडर्स थे उन्होंने ये अवॉइड किया नोटिस, स्ले चेस मतलब कि टू अवॉइड नोटिस किसके बारे में, फॉर हिज फ्रेंड एंड फेलो पोएट। फॉर थॉमस हैज इनवेरिएबली fused over irrevocable choices of the most minor shot made on daily walks with Frost in 1914. So यहाँ पे क्या बोला गया है, fused over, not forced, sorry, it is fused over. And invariably means हमेशा, always, and fused over मतलब to pay a lot of wait, I'll show you. Okay, I'll tell you now. Fused over means to pay a lot of attention in an excited way. Okay, so यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो थॉमस है वो हमेशा काफ़ी ज़्यादा ही मतलब फ्यूज्ड ओवर किसके बारे में, फॉर इरेवोकेबल चॉइसेस, मतलब नॉट पॉसिबल टू रिवोक योर डिसीजन, यानी आप जो आपने एक बार डिसीजन कर लिया तो आप दोबारा उस पर, रिवॉक मीन्स वो आप दोबारा उस डिसीजन पे आप जा नहीं सकते, सोच नहीं सकते। ओके, सो ये यहाँ पे बात क्या की गई है कि जो थॉमस है ना, यानी कि एडवर्ड थॉमस इनके फ्रेंड थे, काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे जब वो इंग्लैंड में रहते थे। ओके, तो बाद में क्या हुआ कि इस केस में फ्रोस्ट ने काफ़ी इंसिस्ट किया कि उन्होंने एक लाइन यहाँ पे ज्वाइन किया था किसके बारे में, फॉर एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। ये जो लाइन है जो काफ़ी ज़्यादा टेकन स्ट्रेट वॉज ऑल रॉन्ग। सो ये किसके बारे में है का, ये फ्रॉस्ट और थॉमस के बारे में, जहाँ पे ये अभी आपको आगे पता चलेगा कि वॉक्स विद ऑन डेली वॉक्स विद फ्रोस्ट, यानी कि उनका वो हमेशा लॉन्ग वॉक्स पे जाते थे साथ में, दोनों के दोनों लॉन्ग वॉक्स पे जाते थे। एंड शॉर्टली बिफोर द राइटिंग ऑफ द पोएम later Frost insisted that in his case the line and that has made all the difference taken straight was all wrong. Of course it hasn't, he persisted, it's just a poem, you know. So इसका मतलब ये क्या है कि बाद में जो ये जो फ्रोस्ट है उन्होंने कहा, मतलब कि लेटर फ्रोस्ट ने इंसिस्ट किया ताकि ये जो लाइन है दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, ये टोटली मतलब काफ़ी ज़्यादा ये अपने फ्रेंड को ये लाइन जो है वो उनको दे रहे थे, ठीक है, बता रहे थे, लाइन उनके बारे में थी ये, और उनके बारे में ही उन्होंने सोच समझ के लाइन उन्होंने यहाँ पे पोएम के लास्ट में लिखा। ओके, सो नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 60. In 1915, moreover, his sole intention was to twit Thomas. Twit means fool. ओके, मतलब 1915 में उनका मेन इंटेंशन क्या था, अकेले का मेन इंटेंशन था कि वो थॉमस को फूल बनाना चाहते थे। एंड सो फ्रॉस्ट जो है वो रेगुलरली दे टेकन लॉन्ग कंट्री साइड वॉक्स विद थॉमस, यानी कि हमेशा दोनों फ्रेंड जो थे हमेशा वो एक्सप्लोर करते थे, अलग अलग जगह पे जाते थे, अलग अलग प्लेसेस पे वो विजिट करते थे और वो एक्सप्लोर करते थे डिफरेंट प्लेसेस पे। Repeatedly, Thomas would choose a route which might enable him to show his American friend a rare plant or a special vista. हमेशा की तरह जो उसके जो फ्रेंड थे, ठीक है, थॉमस रोज हर वही चीज़ मतलब कि रिपीटेडली वो ऐसा एक ऐसा रास्ता चूज कर लेते थे जो कि वो अपने फ्रेंड अमेरिका, मतलब उनके जो फ्रेंड है फ्रॉस्ट, उसको शो करने के लिए, और काफ़ी मतलब जो एक प्लांट है जो काफ़ी रेयर मिलता है, और एक स्पेशल मतलब डिस्टेंट व्यू, एक जो विस्टा मतलब कि डिस्टेंट व्यू, काफ़ी दूर से वो उन्हें बताना चाहते और हमेशा बताते थे कि मैंने ये रोड चूज़ किया है। बट देन थॉमस वुड रिग्रेट द चॉइस ही हैड मेड एंड वुड सिंक ओवर व्हाट ही माइट हैव शोन फ्रोस्ट इफ he had taken
अ बेटर डायरेक्शन, और हमेशा की तरह वो मतलब अपने फ्रेंड को मतलब शो ऑफ करना चाहते थे कि देख मैंने तो जैसे मतलब ज़्यादा अच्छा डायरेक्शन चूज़ किया। बट लास्ट में क्या होता था कि थॉमस को लास्ट में रिग्रेट करनी, पछतावा होता था कि उसने वो चॉइस क्यों की। और सिंक ओवर मतलब कि वो हमेशा काफ़ी डीप और लॉन्ग ब्रेथ हम लेते हैं ना, डेट इज नोन एज द सिंक ओवर। ओके, दैट दे हैव, और फिर वो इससे ये पता, जब उनको पता चलता था कि फ्रोस्ट ने में से ज़्यादा अच्छा एक डायरेक्शन चूज किया हुआ था, तो उनको बाद में लास्ट में रिग्रेट होता है, पछताते हैं वो। फ्रोस्ट टीज्ड थॉमस, इसीलिए क्या होता था कि दोनों फ्रेंड्स थे, तो वो फ्रोस्ट जो था रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो अपने फ्रेंड को टीज यानी चिढ़ाते थे थॉमस को, फॉर वेस्टेड रिग्रेट्स, यानी कि फॉर दोज वेस्टेड रिग्रेट्स, यानी कि तेरे जितने भी जो पछतावा था वो सब तेरा मतलब वेस्टेड था सब। सो फ्रोस्ट फाउंड समथिंग क्वेंटली रोमांटिक इन सिंगिंग ओवर व्हाट माइट हैव बीन, एंड सच अ कोर्स ऑफ एक्शन वॉज अ रोड नेवर टेकन बाय फ्रोस्ट। और इसी वजह से वो जो फ्रोस्ट थे उनको काफ़ी ओल्ड और फैशन के मतलब मैनर में वो बताते थे, ठीक है, कि किस तरीके से आप जो है मतलब चूज करते हो। ओके, जो रोड उन्होंने चूज की हुई थी उनके फ्रेंड ने, तो वो जब भी वो हमेशा चूज करते थे तो लास्ट में उनको रिग्रेट होता था, और इसलिए वो लास्ट में हमेशा डीप और लॉन्ग ब्रेथ लेते थे। ओके, if we are to believe Frost and his biographer, the road not taken was intended to serve as Frost's gentle jest at Thomas' expense. Edited from George Monteur's book Robert Frost and the New England Renaissance via। ओके, सो ये जो इंटरप्रिटेशन जो था कहाँ से एडिट और कहाँ से लिया गया, इट इज़ टेकन फ्रॉम जॉर्ज मॉन्टियर्स बुक, ओके, एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड ऑल्सो द न्यू इंग्लैंड रेनेसेंस। तो इस तरीके से ये इंटरप्रिटेशन उन्होंने वहाँ से मतलब एडिट किया गया और यहाँ पे लिखा गया है। सो मेन इंटरप्रिटेशन 3 में हमें क्या समझाया जा रहा है कि जो थॉमस जो है हमेशा मतलब कि एक चूज कर लेते थे रास्ता, और जिस वजह से उनको लास्ट में पछतावा होता था और रिग्रेट होता था, और देखते थे कि जब फ्रोस्ट ने उनसे ज़्यादा अच्छा डायरेक्शन चूज किया हुआ था, और इसीलिए फ्रोस्ट जो थे वो हमेशा थॉमस को टीज करते रहते थे। ओके, सो ये जो मेन इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑथर क्या बताना चाह रहे हैं, इनका मेन जो है ये आइडिया क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये जो वो अपनी फ्रेंडशिप अपने पहले टाइम बता रहे हैं, अपनी फ्रेंडशिप बता रहे हैं किसके बीच में, एडवर्ड थॉमस और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फ्रेंडशिप के यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो काफ़ी अलग अलग जगह पे जाके एक्सप्लोर करते थे, और वो डेली मतलब लॉन्ग वॉक्स के ऊपर जाते थे, और जब भी उनको कोई ऐसा 2 फॉक्स के सामने खड़े हो जाते, 2 रास्ते उनको सामने खड़े रहते थे, तो दोनों में से कोई ना एक फ्रेंड चूज करता था। ओके, और उसमें से सामने क्या होता था कि उनका फ्रेंड दूसरा रास्ता चूज करता था, और जो फ्रॉस्ट थे वो दूसरा रास्ता चूज करते थे। ओके, सो इस तरीके से क्या हुआ, वी कैन ऑल्सो डिराइव द डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन हाउ फ्रॉस्ट यूज्ड टू टीज हिज फ्रेंड थॉमस, एंड इसीलिए यहाँ पे पोएम जो है वो लिखा गया है एज अ जेंटल जेस्ट। तो यही है इंटरप्रिटेशन। देन नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, इफ यू रीड दिस इंटरप्रिटेशन यू कैन राइट डाउन, you have to just write the main idea of interpretation. So Thomas and Frost went on long walks together. हमेशा थॉमस और फ्रोस्ट काफ़ी लंबे वॉकिंग के लिए जाया करते थे, दोनों साथ में जाते थे, और इसीलिए थॉमस जो है वो हमेशा एक रूट चूज कर लिया करते थे ताकि वो अपने अमेरिकन फ्रेंड को दिखा सके एक रेयर प्लांट और काफ़ी दूर का जो व्यू है, डिस्टेंट व्यू, वो दिखाना चाहते थे, एक स्पेशल डिस्टेंट व्यू। लेकिन थॉमस वुड रिग्रेट द चॉइस, हमेशा जो था थॉमस उनको पछतावा होता था कि उन्होंने जो भी चॉइस वो उन्होंने की थी, एंड सो ही हैज मेड एंड वुड थिंक ओवर व्हाट ही माइट हैव शोन फ्रॉस्ट इफ दे हैड टेकन अ बेटर डायरेक्शन। सो लास्ट में उनको यही था कि जब उनको पता चला कि फ्रॉस्ट ने उनसे ज़्यादा बेटर डायरेक्शन चूज़ किया हुआ था, सो लास्ट में उनको ये था, एंड वो सिंक ओवर करते थे। ओके, सिंक ओवर, एंड फॉर
they have taken a better direction than नेक्स्ट जो मतलब कि जो भी नेक्स्ट वो डायरेक्शन वो लेते थे, तो यहाँ पे यही बात की गई। नेक्स्ट है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज दिस ऑथर यूज टू एक्सप्रेस द मेन आइडिया। सो द ऑथर यूजेस द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय फ्रोस्ट, बायोग्राफर है वो एक, एंड सो द इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स द डिटेल्स अबाउट द फ्रोस्ट टाइम, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में यहाँ पे डिटेल बताई गई है इन इंटरप्रिटेशन 3 में, एंड सो द डिटेल्स अबाउट देयर गोइंग फॉर वॉक एंड एक्सेट्रा, काफ़ी उनके जो जब वो जाते थे लंबे लंबे वॉकिंग करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ, उस टाइम के बारे में यहाँ पे इंटरप्रिटेशन 3 में बताया गया है। और वही जो लाइन है वो अपने रॉबर्ट फ्रोस्ट ने अपने पोएम के लास्ट लाइन में यूज़ की गई है। We can also derive the details, the information how Frost used to tease his friend Thomas. Okay. एंड इसलिए जब वो कभी भी ऐसा होता था तो लास्ट में फ्रॉस्ट जो थे वो हमेशा अपने फ्रेंड को टीज यानी चिढ़ाया करते थे। ओके, सो नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 61। एक्टिविटी नंबर 4 में आपको करना क्या है कि जो पास्ट टेंस है उसको आपको ये प्रेजेंट टेंस के साथ आपको कंपेयर करना है कि पहले कौन सी चीज़ें हुआ करती थी और अभी कौन सी चीज़ें होती है, वो सिचुएशन को आपको लिखना है और उसके आपको करस्पॉन्डिंग सेंटेंसेस बना के यहाँ पे प्रेजेंट में लिखना है। ओके, जैसे सिचुएशन इन द पास्ट, देयर वॉज अ टाइम व्हेन कार पार्किंग वॉज नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले ऐसा टाइम था कि जब कार पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि नाउ डेज कार पार्किंग हैज़ बिकम अ बिग प्रॉब्लम, पर अभी क्या हो गया, ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से कार पार्किंग का ज़्यादा इशू क्रिएट मतलब और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि देयर वॉज नो वे टू नो विच रोड वॉज बेस्ट बैक देन। सो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि पहले कौन सी रोड ज़्यादा अच्छी थी वो उनको कोई मतलब श्योरिटी नहीं थी, बट नाउ अ डेज अभी क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे तरीके हैं। सो देयर आर मैनी वेज टू नो विच रोड इज़ बेस्ट बैक देन। ठीक है, पहले इतने रास्ते नहीं होते थे, बट अभी क्या है कि ज़्यादा रास्ते भी बन चुके हैं और अभी पता भी चल गया कि कौन सा रास्ता ज़्यादा सूटेबल है लेने के लिए। ओके, सो पुलिस मैन वॉर लॉन्ग wool coats and tall hats in those days, but now policemen in these days wear khaki or white pants and shirts with grey caps on their heads. Okay, so पहले होता क्या था कि जो पुलिसमैन थे काफ़ी लॉन्ग वूल कोट्स पहनते थे, टॉल बड़ी बड़ी हैट होती थी उनकी उस टाइम के वक्त। पर अभी क्या हो गया कि अभी जो पुलिसमैन वो खाकी का जो पैंट मतलब कपड़ा या वाइट पैंट पहनते हैं और शर्ट जिसकी ग्रे कलर की कैप होती है। ओके, उनके हेड के ऊपर, उनके सिर के ऊपर। पहले क्या होता था इन द पास्ट, लिविंग अ फेंस अनपेंटेड वाज अनहर्ड ऑफ, बट अभी क्या होने लगे, पहले अगर हम फेंस को बिना पेंट करे भी रहने देते थे तो ओके था, बट नाउ क्या अभी क्या हो गया कि जो बिल्डिंग्स है हार्डली हैव फेंसेस, काफ़ी कम फेंसेस आपको देखने को मिलेंगी। फेंसेस क्या है, एक वुडन, एक बड़ा सा एक वुडन मतलब कि वुडन लॉक की तरह होता है। ठीक है, दे हैव कंपाउंड वॉल्स वेल पेंटेड, और इसलिए अभी क्या है काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें हो मतलब बन गई है और काफ़ी पेंटिंग में भी काफ़ी न्यू मतलब टेक्नोलॉजीज की वजह से आप वॉल प्रिंट करके पेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, इन अर्लियर टाइम्स पीपल बिलीव्ड इन जेन्स एंड फेरीज, पहले काफ़ी लोग ये इस पे बिलीव करते थे, विश्वास रखते थे जेन्स और फेरीज में, बट नाउ अ डेज पीपल हार्डली बिलीव इन जेन्स एंड फेरीज, पर अभी के ज़माने में लोग काफ़ी कम बिलीव करते हैं जेंट्स और फेरीज के बारे में, बिकॉज अब काफ़ी ओपन माइंडेड पीपल अभी हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटी नंबर 5 में लिखा है कि लुक एट द 3 इंटरप्रिटेशन द रोड नोट टेकन, each have a different idea about what the poem means and they each give evidence for their idea. Okay, so आप अगर 3 interpretations जो मैंने आपको बताया है उसमें आपको काफ़ी अलग अलग आइडिया पता चला होगा कि पोएम का मेन मतलब क्या मेन मकसद क्या है। ठीक है, मेन आइडिया क्या है और वो हमें कैसे पता चल रहा है, उनके एविडेंस यानी जो सबूत है उनके आइडिया से हमें पता चल रहा है। इंटरप्रिटेशन 1 के पास एविडेंस है जो कि उन्होंने पोएम इटसेल्फ जो हमें पता चल गया है। देन द राइटर इंटरप्रिटेशन 1 गिव डिटेल्स फ्रॉम द पोएम टू एक्सप्लेन हिज आइडिया, इससे जो इंटरप्रिटेशन 1 है वो क्या बता रहे हैं,
वो बता रहे हैं जो मेन आइडिया जो एक्सप्रेस किया गया था ऑथर की तरफ से। एंड व्हेन अ राइटर लुक्स केयरफुली एट द डिटेल्स ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल, वी कॉल दिस एनालिसिस। यानी कि जब राइटर काफ़ी ध्यान से उस चीज़ को एग्जामिन करता है, ठीक है, डिटेल्स के बाद जो एग्जामिन करता है, एंड सो दैट इज नोन एज द एनालिसिस। And interpretation 1 uses analysis of the poem as evidence for the interpretation। अब analysis 1 जो है वो क्या यूज़ कर रहे हैं, analysis मतलब वो काफ़ी डिटेल में उस चीज़ को एग्जामिन किया जा रहा है और उनको वो एविडेंस मतलब सबूत मिल रहा है। Interpretation 2 and 3 both use analysis of the poem, but they also use other sources for evidence। उन्होंने सिर्फ एक ही पोएम का ही नहीं एविडेंस सबूत निकाला, बल्कि उनको काफ़ी अलग अलग चीज़ों से भी उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है। सो व्हाट आर द अदर सोर्सेज, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे इंटरप्रिटेशन 1 में कहाँ से लिया गया था, अडेप्टेड फ्रॉम अ 9th स्टैंडर्ड CBSE एनालिसिस, इनटू ब्रैकेट में एनालिसिस लिखना है, तो वहाँ से इंटरप्रिटेशन 1 लिया गया था। देन इंटरप्रिटेशन 2 अडेप्टेड फ्रॉम विकीपीडिया एलियोनोर सिकल्स टू जस्टिफाई इंटरप्रिटेशन, यानी कि उनको जस्टिफिकेशन के लिए जो एलियोनोर सिकल्स उन्होंने अपना ये कहाँ से निकाला है, विकीपीडिया से अडेप्ट किया गया था इंटरप्रिटेशन 2। इंटरप्रिटेशन 3 एडिटेड टेक्स्ट फ्रॉम जॉर्ज मॉनिटियर्स बुक, उनके यहाँ से इंटरप्रेट किया गया था। देन राइट अ पैराग्राफ गिविंग योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉबर्ट फ्रोस्ट द रोड नॉट टेकन। अब आपको खुद का एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको इंटरप्रिटेशन लिखना है किसके बारे में, पोएम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। रेफरेंस द पोएम इन योर पैराग्राफ, आपको ये दोबारा पैराग्राफ जो पोएम है उसको दोबारा आप एक बार रेफर कर सकते हो। फॉर एविडेंस ऑफ योर आइडियाज, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक एविडेंस यानी एक सबूत मिल जाएगा, पता चल जाएगा आपको। एंड use lines from the poem and use information from at least one of the interpretations 1, 2 और 3। आपको क्या करना है कि कुछ लाइंस लेनी है पोएम में से, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है एटलीस्ट कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। इंटरप्रिटेशन 1, 2 या 3 कोई भी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है। तो जैसे मैंने किया हुआ है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइसेस एंड मैन हैज़ टू चूज ओनली वन ईच टाइम। लाइफ में काफ़ी ऐसे चॉइसेस मिलते हैं आपको, ठीक है, जहाँ पे एक इंसान को एक ही डायरेक्शन या एक ही ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है हमेशा, हर वक्त। वैन ही चूजेस द वन, जब वो चूज़ करता है एक ही डायरेक्शन को, तो क्या होता है कि ही चूजेस द बेस्ट अमंग ऑल, और वो इस तरीके से चूज़ करता है कि सबसे अच्छा ऑप्शन वो हो, उस तरीके से उन्हें वो एक ऑप्शन को चूज़ किया जाता है कि जो सबसे अच्छा हो। He also has a sense of regret, उनको एक ऐसा एक रिग्रेट मतलब एक पछतावा भी था उनको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कि for not choosing another, ताकि उन्होंने दूसरा जो ऑप्शन था उन्होंने नहीं चूज़ किया, उनको अंदर ही अंदर काफ़ी रिग्रेट था, पछतावा भी था। This all shows man's इनडिसाइवनेस ओवर एन इशू ऑफ लाइफ, और इस तरीके से क्या पता चल रहा है कि एक जो मतलब कि एक आदमी का एक दुविधा, ठीक है, इनडिसाइवनेस यानी कि दुविधा में फंस जाते हैं हम। जब भी हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक चॉइस लेने का वक्त आता है तो हम एक दुविधा में फंस जाते हैं, ओके, और वही हमारा लाइफ का एक इशू बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशंस, ओके। एंड आज के लिए मैं यहाँ तक करवा रही हूँ, बाकी का जो है एक्टिविटी 6, 7, 8 वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को आप ध्यान से एक बार सुन लीजिए, नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो पर्सनली, ओके। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।